हेलो एवरीवन। तो मैंने कल इंग्लिश की वीडियो डाली थी और मैंने बताया था कि इंग्लिश घटना चक्र और लुसेंट ये सभी की वीडियो मैं डालूंगा। रीज़न ये है कि इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उस मोस्टली एग्ज़ाम में घटना चक्र के क्वेश्चंस काफ़ी रिलेवेंट होते हैं। मैंने दरोगा का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी 90 के आसपास क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए थे। मेरे पास मार्कशीट भी है, मैं कभी स्ट्रेटेजी वीडियो में डालूंगा और बताऊंगा भी ये चीज़। इसका मेन रीज़न ये था कि मेरे को पूरा लुसेंट का जो है ना, मतलब 90% के आसपास याद था। तो मैं अब से क्या किया करूँगा कि लुसेंट का भी वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। आगे है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत आधुनिक भारत में है उत्तर मुगलकालीन सम्राट, यानी मुगल सम्राट जब, क्या नाम था उनका, औरंगजेब, जिसकी मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जितने भी बादशाह सब आए, उसी के समय को हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है दिया गया है उत्तराधिकार का युद्ध में, यहाँ से हम पढ़ते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो देखना है एक बार, फिर से एक बार पीडीएफ से खुद से पढ़ना है, और दोबारा जो है एक बार और वीडियो देख लेना है। बाद में उसके बाद अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसमें गुरु गोविंद सिंह ने किनका साथ दिया था। तो आंसर क्या होगा, बहादुर शाह का साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। आगे लिखा है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उसके संस्थापक। जब मुगल साम्राज्य औरंगजेब के समय में पीक पे था, मतलब उस समय उसका जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद जो मतलब राजा महाराजा यानी जो बादशाह आए, उसके समय में कुछ शासक जो है ना स्वतंत्र हो गए। अलग अलग जो क्षेत्रीय रीजन के थे वो स्वतंत्र हो गए, जिसमें था एक अवध। तो अवध की जो स्थापना है, अवध लखनऊ जो है ना, लखनऊ वाला क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, उसको बोलते हैं। तो अवध जो है ना, वो अवध की स्थापना सादत खान ने किया था। हैदराबाद की स्थापना चिनक्लीज खान या निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ। हैदराबाद की स्थापना किसने किया था, चिनक्लीज खान या निज़ाम उल मुल्क या आसफ आसफ जहाँ ने किया था, ठीक है। आगे लिखा है रुहेलखंड। रुहेलखंड की स्थापना किसने किया था। तो रुहेलखंड, रुहेलखंड किसको बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, उसको रुहेलखंड बोलते हैं। रुहेलखंड की स्थापना जो है वो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया था। किसने, दाऊद और मोहम्मद खान ने किया था। बंगाल की स्थापना किसने किया था, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने किसकी स्थापना किया, बंगाल का। आगे है कर्नाटक। कर्नाटक का स्थापना किसने किया था, सादुतुल्ला खान ने किया था। कर्नाटक का स्थापना सादुतुल्ला खान ने किया था। भरतपुर का स्थापना किसने किया था, चूड़ामन और बदन सिंह। भरतपुर का स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था, ठीक है। याद ये रखना है कि जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक का स्थापना सदातुल्ला ने किया था और अवध का स्थापना सादत खान ने किया था। एग्जाम में जब ऑप्शन आते हैं तो ये दोनों ऑप्शन रहते हैं, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो उसको याद रखना है, ठीक है। आगे लिखा है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। किसने, बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको मिला था, सआदत खान को मिला था। किसने दिया था, मोहम्मद शाह ने दिया था। सआदत खान का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। सआदत खान का असली नाम क्या था, अमीन था, ठीक है। आगे है, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, यानी बहादुर शाह जो बादशाह थे उसका पहले का नाम क्या था, मुअज्जम था। आगे लिखा है, बहादुर शाह जो कि मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह को साहेब खबर के उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके प्रशासन में क्या होता था क्या नहीं होता था उसको पता नहीं रहता था, ठीक है। इसलिए उसको बोलते थे साहेब खबर। जहांदार शाह अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था। मतलब सम्राट कौन था, जहांदार शाह था, लेकिन उसने इसको अधिकार दे दिया था लाल कुमारी कि तुमको जो मन होता है वो करो मेरे साथ प्रशासन में आकर के। तो लाल कुमारी नाम की वेश्या को आकर के हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जहांदार शाह ने है
जिस वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया था उसका नाम क्या है? तो लाल कुमार नाम होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है मुगल इतिहास के दौरान सैयद बंधु किसको किसको बोलते थे? तो उसका आंसर होगा हुसैन अली खान को और अब्दुल्ला खान को। सैयद बंधु किसको बोलेंगे? हुसैन अली खान को और अब्दुल्ला खान को। और सैयद बंधु को ही अली बंधु भी बोलते थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। आगे है जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता था? क्योंकि लाल कुमारी नाम की एक वैश्या को अपने शासन का बागडोर सौंप दिया था। तो जहांदार शाह को क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख बोलते हैं। किसको लंपट मूर्ख बोलते हैं? तो जहांदार शाह को। आगे फरुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। किसको? फरुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, बहुत सी डरपोक आदमी। आगे लिखा है 1715 ईस्वी में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया था। यह शिष्टमंडल फरुखसियर के दरबार में 1717 ईस्वी में पहुंचा था। उस समय फरुखसियर जो है वो जानलेवा घाव से पीड़ित था। ठीक है, जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर भी था जिन्होंने फरुखसियर का इलाज जो है वो किया था। इससे खुश होकर के इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दिया था तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फरुखसियर द्वारा जारी इस घोषणा पत्र को ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखो, भारत जो है अंग्रेजों के हाथ में गुलाम बना, इसका मेन रीजन कौन था? बहुत सारे रीजन थे, लेकिन एक रीजन फरुखसियर भी था। उन्होंने क्या किया? फरुखसियर को एक घाव था और ब्रिटेन की तरफ से जो एक कुछ लोगों का समूह आया था उसमें एक बंदा था हैमिल्टन। तो एक देश से जब दूसरे देश में कोई आदमी आता है ना तो वो राज दरबार में जाता है एक बार। तो हैमिल्टन गया, फरुखसियर को देखा घाव था, उन्होंने दवा उवा दे करके सही कर दिया। इससे खुश होकर के फरुखसियर ने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया कि तुमको जहाँ व्यापार करना है कर लो, कहीं रोक टोक नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आगे है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। अच्छा, मोहम्मद शाह जो है ना उसका एक नाम रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं उसको। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। ख्याल मतलब संगीत बोल सकते हो। मोहम्मद शाह एक प्रकार का संगीतकार था, मतलब संगीत बहुत गाता था, लफंदर आदमी था वो। तो उसको रंगीला बोला जाता है और एक संगीतकार के रूप में उसको मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। ठीक है, आगे है तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर दी। अच्छा, ये हुसैन अली वही बंदा था जो कि राजा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली मैंने दो बताया था ना, उसमें से हुसैन अली को किसने मार दिया था? क्वेश्चन आता है तो इसको बोलेंगे हम हैदर बेग ने मार दिया। किसने मार दिया? हैदर बेग ने। कब? 1720 ईस्वी में। ठीक है, आगे है मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनक्लीज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। किसने? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चिनक्लीज खान ने किस क्षेत्र में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो आंसर होगा हैदराबाद के क्षेत्र में। चिनक्लीज खान ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो आंसर है निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण किया था। और चिनक्लीज खान ने हैदराबाद की जो स्थापना किया था वो कौन सी ईस्वी में किया था? तो उसको बोलेंगे हम 1725 में किया था। मतलब ये जो एक लाइन है ना, तो लुसेंट का एक लाइन नहीं होता है, वो हजार मतलब 7 लाइन होते हैं। क्या पूछा जा सकता है कि चिनक्लीज खान हैदराबाद शहर की स्थापना कब किया? तो 1725 ईस्वी में। जब हैदराबाद शहर की स्थापना किया चिनक्लीज खान तो उस समय कौन सा उपाधि धारण किया? निजाम उल मुल्क की उपाधि। किसके शासनकाल में स्थापना किया? तो मोहम्मद शाह जब दिल्ली का सम्राट था। ठीक है, आगे हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने तथा अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। तुरानी और ईरानी। ईरानी कहाँ के लोग हैं? यहाँ के लोग। और ये तुरानी कहाँ के लोग हैं? तो तुरानी जो है ना, सेंट्रल एशिया में बहुत सारे एथनिक ग्रुप होते हैं, एथनिक ग्रुप बोलते हैं, अलग संप्रदाय के लोग हैं।
उसको तुरानी बोलते हैं। तो हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तुरानी ने किया था। अवध की स्थापना किसने किया था? ईरानी ने किया था। ईरान, जिसको प्राचीन नाम फारस बोलते हैं, ईरान के सम्राट नादिर शाह था। उस नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो ईरान के सम्राट जो है नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। किसने किया था? नादिर शाह ने किया था। जब दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। रंगीला वही बंदा जो संगीतकार था और बहुत सारा ख्याल बनाया करता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को किसका नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का, ठीक है। आगे जो है, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्त तौस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर का हीरा फारस लेके चला गया। ये कोहिनूर का हीरा बहुत फेमस है। अभी कोहिनूर का हीरा कहाँ है? ब्रिटेन का जो साम्राज्ञी है ना, उसकी कैप में है। कौन सा? कोहिनूर हीरा, ठीक है। और तख्त तौस, वो बैठने के लिए जो है ना, मतलब राज सिंहासन बोलते हैं उसको, उस पे बैठने के लिए वो बनाया था। किसने? शाहजहां ने बनाया था। तो जब नादिर शाह आक्रमण किया था तो 70 करोड़ रुपया तख्त तौस और कोहिनूर हीरा लेकर के वापस चला गया था, ठीक है। आगे है तख्त तौस। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो तख्त तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, स्वाभाविक बात है, मोहम्मद शाह होगा। क्यों? क्योंकि उसी के समय में तो नादिर शाह ले गया ना। आगे है शाह आलम द्वितीय, जिसको हम अली गौहर के नाम से भी जानते थे। उसके शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसके समय में दिल्ली पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने? तो 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अंग्रेजों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया, ठीक है। तो वो हम जब आगे पढ़ेंगे 1849 ईस्वी या 1848 ईस्वी के आसपास, कहीं कहीं 1848, कहीं कहीं 1849 लिखा रहता है। तो एक ये क्वेश्चन है जो कि दरोगा में अक्सर आता है। और एक ये क्वेश्चन है कि दिल्ली पर जो है पूर्ण रूप से कब्जा कब कर लिया अंग्रेजों ने? तो दिल्ली पर कब्जा जो है वो 1803 ईस्वी में कर लिया, ठीक है। आगे देखो उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन से थे। पहला था बहादुर शाह, 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में किसका मृत्यु हो गया था? तो आंसर है, ये कौन था? औरंगजेब था। तो बहादुर शाह जो है 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक 5 साल तक रहा था। उसके बाद आया जहांदार शाह। जहांदार शाह वही जो लाल कुमारी नाम की एक वेश्या को पूरा शासन का बागडोर दिया था, तो वही जहांदार शाह है। ये 1 साल तक शासन किया था, 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक, 1 साल तक। फारूक सियर किसने? वही जिसका घाव सही किया था, किसने? हैमिल्टन ने। 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक, मतलब 6 साल तक शासन किया था। मोहम्मद शाह कितने साल तक किया था? तो इस ये ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किया था, 19 से लेकर के 48 तक, मतलब हम बोल सकते हैं कि 29 साल तक शासन किया था। कितने साल तक? 29 साल तक, 1719 से 1748 तक। आगे अहमद शाह। अहमद शाह कितने साल तक शासन किया था? 1748 ईस्वी लेकर के 1754 ईस्वी तक। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया था। आलमगीर द्वितीय कब से कब तक किया था? 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय कब किया था? 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक। 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक, ठीक है। आगे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय वही अकबर द्वितीय है जिसके समय में राजा राम मोहन राय जो है ना ब्रिटेन का यात्रा किया था। अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक शासन किया था। और आगे है बहादुर शाह जफर, वही जिसको रंगून में भेज दिया गया था, अंग्रेजों ने भेज दिया था। 1837 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक बहादुर शाह जफर ने शासन किया था, ठीक है। तो ये जो है वो किसके समय के बाद का शासक है? तो उत्तर मुगलकालीन शासक थे ये सभी के सभी, ठीक है। तो इसमें पूछा जा सकता है शाह आलम के बारे में, एक अकबर के बारे में और एक बहादुर शाह जफर के बारे में, ठीक है। तो बस इन तीनों को याद रखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ही मिनिमम आते हैं। आगे है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठा के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और
अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। इस युद्ध में क्या हुई थी? मराठों की हार हुई थी, ठीक है। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी, ठीक, याद रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे जो है इसमें बोला जा रहा है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। उसने भारत पे जो है ना कितना बार? 8 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो है वो अहमद खान था। इसने 8 बार आक्रमण किया था। एक क्वेश्चन आता है मोहम्मद गजनवी कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। और अहमद शाह अब्दाली कितना बार किया था? 8 बार किया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। इसीलिए हम लोग पढ़े हैं कि इसका जो शाह आलम द्वितीय जो था, इसके बाद अकबर द्वितीय आया था, वो 1806 ईस्वी तक शासन किया था। और 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक कौन शासन किया था? अकबर द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय की हत्या जो है कौन करवा दिया था? तो गुलाम कादिर ने करवाया था। किसने? गुलाम कादिर खान ने कराया था। आगे है बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। उसका अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। रंगून कहाँ है? म्यांमार में है। 1837 की क्रांति में भाग लेने के कारण से अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया, उसको रंगून भेज दिया गया था। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल किला में जो एक मस्जिद है, एक महल है हीरा महल, इस हीरा महल का निर्माण किसने कराया था? तो बहादुर शाह जफर ने कराया था, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने कराया था, ठीक। आगे लिखा है कि मशहूर शायर मिर्जा गालिब। कौन मशहूर शायर? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय में ही दिल्ली में रहते थे। मिर्जा गालिब के बारे में बहुत सारा ये शायरी लिखा करता था। तो वो बहादुर शाह के समय में ही ना दिल्ली में रहते थे, ठीक है। आगे हयात बख्श खान, लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग, हयात बख्श बाग जो है हयात बख्श खान के नाम पे पड़ा हुआ है। और ये हयात बख्श बाग जो है ना लाल किला दिल्ली में अभी भी प्रेजेंट है। अभी जो लाल किला जाओगे तो उसमें एक बाग है। बाग मतलब बगीचा टाइप का, घूमने के लिए आया करते थे अक्सर पहले राजा महाराजा लोग। तो जो वो हयात बख्श बाग जो है ना कहाँ है? लाल किला दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे जो है 40वां नंबर जो है टॉपिक है, ये 40वां नंबर टॉपिक ये है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। इसको पढ़ते हैं अब। लिखा हुआ 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीज ने सहयोग किया था। चलो इसमें से 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो कब आया था? उसका ईयर क्या था? तो एग्जैक्ट ईयर है 17 मई 1498 ईस्वी को, ठीक है। और पश्चिमी तट पर कब पहुंचा था? तो कालीकट पे पहुंचा था। पश्चिमी तट पे कहाँ पहुंचा था ऐसा पूछा जा सकता है, तो कालीकट पे पहुंचा जाता। अभी कोचीन नाम सुने होंगे जो केरल में स्थित है, तो कोचीन का ही प्राचीन नाम क्या है? कालीकट। अच्छा, वास्को डी गामा जब अफ्रीका के पास आ गया था तो अफ्रीका से लेकर के और भारत तक, कालीकट तक उसको कौन लेके आया था? तो अब्दुल मनीद लेके आया था, ठीक है। कौन लेके आया था? अब्दुल मनीद, जो कि रास्ता दिखाने का काम करता था, ठीक है। आगे लिखा है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। वायसराय का मतलब क्या हुआ? पुर्तगाल की शासक का प्रतिनिधि, यानी पुर्तगाली भारत में वही काम करेगा जो पुर्तगाल की सरकार चाहेगी, और वो किसके माध्यम से? पुर्तगाली वायसराय के माध्यम से। तो शासन संचालन का काम करते हैं, ठीक है। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था, ठीक है। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना था। तो हम बोल रहे थे कि 1509 ईस्वी में
अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह जो है उससे गोवा को छीन लिया था। किससे? यूसुफ आदिल शाह। कौन? यूसुफ आदिल शाह। क्वेश्चन में ये आएगा कि गोवा जो है ना वो पहले बीजापुर के शासक, बीजापुर कहाँ है? तो कर्नाटक का जो नॉर्दर्न एरिया है ना उसमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है बीजापुर। वहाँ पे पहले यूसुफ आदिल शाह ना शासन किया करता था। कब? 1510 ईस्वी के आसपास। तो 1510 ईस्वी में ना अल्फांसो द अल्बुकर्क उन्होंने क्या किया, यूसुफ आदिल शाह से जो है ना गोवा छीन लिया। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। कब? 1510 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, फेमस क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। कोचीन को ही क्या बोलते हैं? पहले प्राचीन नाम क्या है? कालीकट नाम है। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। ठीक है, कहाँ खोली थी? कोचीन में। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथोमे थी। देखो भारत है ना, ये भारत का मैप है। ठीक है, और इसका बोला जा रहा है इसमें किसने? दक्षिण पूर्वी तट, मतलब दक्षिण ये हो गया, पूर्वी ये हो गया, मतलब इस तट की बात किया जा रहा है। तो इस तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती था। इस तट पर मतलब गोवा इस साइड है ना, तो इस साइड जो है मतलब कि वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न, मतलब पश्चिमी दक्षिणी भाग जो था, उस पश्चिमी दक्षिणी में जो है वो तो वहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगाली था, लेकिन दक्षिण पूर्वी में बस एक ही बस्ती था। उस बस्ती का नाम था संथोमे। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की मात्र एक बस्ती थी, इसका नाम था क्या? संथोमे। आगे लिखा हुआ है, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए थे। पहला डच यात्री कार्नेलियन हॉटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। सुमात्रा कहाँ पे है भैया? तो सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है। ठीक है, द्वीप है। क्या है? द्वीप। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत आने वाला जो है पहला डच यात्री कौन था? तो इसका नाम है हॉटमैन। क्या नाम बोलेंगे? हॉटमैन, डच हॉटमैन। डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हॉटमैन। कब आया था? 1596 ईस्वी में। कब आया था? 1596 ईस्वी में। किसके 98 साल बाद आया था वो? किसके 98 साल बाद? जब पुर्तगाली आ गया था ना 1498 में, उसके बाद जो है ये डच वाले आए थे। ठीक है, तो कार्नेलियन हॉटमैन जो है वो 1596 ईस्वी में जो है वो सुमात्रा, अच्छा भारत आने से पहले सुमात्रा पहुंचा था। पहले सुमात्रा गया इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद जो है वो कहाँ आ गया था? तो इंडोनेशिया के बाद वो भारत आया था। कौन? कार्नेलियन हॉटमैन। ठीक है, चलो ठीक है। ये वाला चीज़ बहुत फेमस है। कौन सा? ये चीज़ पुर्तगाली कंपनी और इसका स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। तो पुर्तगाली ईस्ट, आप लोग जो सुने होंगे बस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुने होंगे, नहीं, बहुत सारी कंपनी है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बना था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। कैसे याद रखेंगे? डच में दो शब्द है तो लास्ट में दो आएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। ठीक है, तो इस चीज़ को ना याद कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये तो पूछा गया है। कभी कभी डेनिश के बारे में पूछ देता है, कभी कभी पुर्तगाली के बारे में पूछ देता है, तो ये याद रखना है। पुर्तगाली का याद करना आसान इसलिए है क्योंकि जब वास्को डी गामा आया था उसी टाइम कंपनी भी की स्थापना हो गई थी। ठीक है, आगे पुर्तगाली कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री कौन सा कंपनी कहाँ लगा था? क्वेश्चन पूछता है पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगाई थी? पुर्तगाली जो है वो सबसे पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो कोचीन में लगाई थी। कब लगाई थी? 1503 ईस्वी में। डच ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। 1605 ईस्वी में लगाया था। डच जो है वो कहाँ पे लगाया था? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। अंग्रेज कहाँ लगाया था? तो अंग्रेज भी सबसे पहले मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में लगाया था। कहाँ पे? 1100 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में।
डेनिस ने कहाँ लगाया था? त्रावणकोर। त्रावणकोर कहाँ पे है? तो आंसर है केरल में है, 1620 ईस्वी में लगाया था। डेनिस ने कब कहाँ लगाया था? त्रावणकोर में लगाया था। और कब लगाया था? 1620 ईस्वी में लगाया था। फ्रांसीसी कब कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। कब? 1668 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? कोचीन, सबको याद है, लेकिन अंग्रेज के बारे में नहीं पता रहता है लोगों को। सूरत और मछलीपट्टनम को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है। हमेशा याद रखना है कि अंग्रेजों जो है ना, मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री लगाई थी। डेनिस वाले जो है वो त्रावणकोर, जो कि केरल में है, वहाँ पे लगाए थे 1620 ईस्वी में। और फ्रांसीसी जो है वो सूरत में लगाए थे 1668 ईस्वी में। ठीक है, आगे है, डच ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। यहाँ से मैंने याद रख कर लूँगा, मछलीपट्टनम में। फेमस क्वेश्चन है ये। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे लगाई थी? डच ने दूसरी व्यापारिक कोठी जो है पुलिकट में लगाई थी। पुलिकट कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे, जो कि अभी भी है, पुलिकट में लगाई थी, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का जो केंद्र है वो बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। क्वेश्चन ये पूछेगा कि औद्योगिक वेतनभोगी सबसे पहले कौन रखा था भारत में? तो आंसर होगा डच। इसका मतलब ये हुआ कि डच ने ना, कोई जैसे इसमें बताया गया है ना कि सिक्के, सोने का सिक्के बनाने वाला एक उद्योग डाला होगा, तो जो मजदूर डच के उद्योग में काम करते थे उसको पैसे देने का जो प्रथा है ना, वो किसने शुरू किया था? डचों ने शुरू किया था। तो डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे, मतलब उद्योग लोगों को ना, मजदूरों का ना पैसा देना स्टार्ट किया था। पहले पैसा नहीं दिया जाता था डचों के पहले। ठीक है, और डच जो है वो अपने स्वर्ण के सिक्के ढालने के लिए कहाँ स्थापित किया था? वो टकसाल, उसको बोलते हैं पुलिकट में। पुलिकट कहाँ पे है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पे है, याद रखना है। ठीक है, कोलाचेल की लड़ाई, कौन सी लड़ाई? कोलाचेल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 ईस्वी को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया था। चलो, इससे 2-3 क्वेश्चन आएंगे। पहला, कोलाचिल की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आंसर होगा 1741, 10 अगस्त 1741 ईस्वी को कोलाचिल की लड़ाई। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये पूरा याद नहीं रखना है। एडमिरल यूस्टाचियन डी लेनाय, ये तो डच आदमी, इन लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करना है। राजा मार्तंड वर्मा, पूरा नाम याद रखना, और उसका बस लेनाई याद रखना। मार्तंड वर्मा वर्सेस लेनाई के बीच में युद्ध हुआ, कोलाचिल का युद्ध 1741 ईस्वी में। और मार्तंड जो है उन्होंने लेनाई को बढ़िया से पीट दिया, मतलब उसको पराजित कर दिया। ठीक है, और ये लेनाई किसके प्रतिनिधि था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था। भारत, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध में हुआ था। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि अंतिम रूप से पतन जो है वो किसके बीच में कैसे हुआ था। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मतलब ऐसे पूछा जाएगा कि बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आंसर होगा डच के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध और ईस्वी बहुत फेमस है, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, मैं जब बार बार बोलता हूँ ना फेमस क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और बार बार रिपीट होता है, उसी क्वेश्चन को मैं फेमस क्वेश्चन बोलता हूँ। अच्छा, मुझे कैसे पता है कि आ चुका है? तो मेरे पास, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया हूँ और इससे पता चला है। और मैं खुद ये सब अब खुद में प्रूफ किया हूँ कि लुसेंट जो है ना, वो दरोगा एग्ज़ाम के 75% क्वेश्चन को कवर कर लेता है। तो लुसेंट कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि निकाला जा सकता है दरोगा का एग्ज़ाम आराम से। और मीट में आने के लिए मतलब 5-6 क्वेश्चन और बन जाए, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो मैं पढ़ाऊँगा बाद में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे फंसता है बच्चा
क्वेश्चन पूछेगा कि चलो ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मतलब रानी जो है एलिजाबेथ प्रथम वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे देता है, सबको पता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कितना आदमी क्या करता है ना, एलिजाबेथ प्रथम के जगह पे ना विक्टोरिया प्रथम याद कर लेता है। तो विक्टोरिया प्रथम याद नहीं रखना है, एलिजाबेथ प्रथम याद रखना है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मतलब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाया गया था ना, उसमें ये बनाया गया कि जो बड़ा बड़ा उद्योगपति था ना ब्रिटेन का, वो ब्रिटेन का बड़ा बड़ा उद्योगपति पैसा लगाया कि चलो मेरे तरफ से $1 बिलियन, तुम उसकी तरफ से $1 बिलियन। तो ऐसा ऐसा ना 217 आदमी था, और ये 217 आदमी अपना अपना पैसा दे करके एक कंपनी खड़ा किया। उद्देश्य क्या था कि इंडिया जाएंगे, इंडिया से मसाला वसाला खरीदेंगे और इसको ब्रिटेन में बेचेंगे, और जितना लाभ होगा उस सभी को 217 आदमी में क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे लोग थे जो अपना पैसा डाले थे, प्रॉफिट कमा रहे थे और पैसे को अपने में बांट रहे थे। ठीक है, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे, 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर कौन था, टॉमस स्मिथ था, पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। फिर से यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, विलियम हॉकिंस था। चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वो किसका राजदूत बन करके जो है विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। कब आया था, 1609 ईस्वी में आया था। किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, आगे है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। अंग्रेज का जो जहाज था ना, जो भारत में आया था, उसका पहला जो जहाज था, उस जहाज का नाम क्या था, ड्रैगन। कैसा ड्रैगन, रेड ड्रैगन, लाल ड्रैगन। आगे 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, जो मैंने अभी पढ़ लिया है, जो मैंने अभी क्या किया है, पढ़ लिया है। तो आगे है, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और अंग्रेजों को बोला कि आप जो है सूरत में क्या कर सकते हैं, व्यापारिक कोठी खोल सकते हैं, लेकिन किसके अधीन में, थॉमस वर्थ के एल्डवर्थ के नेतृत्व में, थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में। एल्डवर्थ याद रखना है बस, एल्डवर्थ। तो एल्डवर्थ को इजाज़त मिला था एडवर्ड के अधीन कि आप जो है वो फैक्ट्री खोल सकते हैं सूरत में। 1613 ईस्वी में वो फरमान जारी किया था। ठीक है, आगे पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था। पढ़ लिए हम लोग। पूर्वी तट मतलब वही आंध्र प्रदेश वाला तट मसूलीपट्टनम। व्यापारिक कोठी जो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। अच्छा, पूर्वी तट पर 1611 ईस्वी में, पश्चिमी तट पर 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये प्रयास असफल रहा था। तो सूरत में जो स्थापित किया गया था ना, वो असफल रहा था। तो फिर कहाँ, पूर्वी तट पर 1611 ईस्वी में खोला था। उसके बाद कहाँ पे, 1613 ईस्वी में खोला था। ठीक है, आगे है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत जो है बना करके दिल्ली सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। कब, 1615 ईस्वी में। ठीक है, वो फरवरी 1619 ईस्वी को, 15 को भेजा था, 19 को पहुंचा, 4 साल बाद पहुंचा तक। अच्छा सॉरी, 4 साल बाद नहीं पहुंचा, वो 1615 ईस्वी में ही आ गया था, 1 साल में ही आ गया था, लेकिन 4 साल तक भारत में रहा था। 1619 ईस्वी तो भारत में रहा था। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूटें प्रदान करने में सफलता प्राप्त की थी। कि देखो, जब व्यापार करता है ना तो टैक्स लगता है, जब व्यापार करता है तो क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो वो टैक्स छूट प्राप्त करने में ना सफलता प्राप्त किया था। कौन, सफलता प्राप्त कर लिया था सर टॉमस रो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है
1632 ईस्वी में, 16 दूनी 32, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान जो है दिया था, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर दे करके गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह का स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। मतलब ये हुआ कि गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसने अंग्रेजों को बोला कि तुम 500 रुपया दो, उस समय 500 पैगोडा बोलते थे उसको। एक साल में जब तुम 500 रुपया दे दोगे टैक्स के रूप में दे दो, और तुम मेरा जो बंदरगाह है ना उस सब का इस्तेमाल करो। गोलकुंडा किसको बोलते हैं? तो गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के रीजन को पहले गोलकुंडा बोला जाता था। तो गोलकुंडा का राज्य का जो बंदरगाह है ना उसका स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता था 500 रुपया पैगोडा दे करके। कब ये फरमान मिला था? उसको सुनहला फरमान बोलते हैं। 500 पैगोडा दे करके जो व्यापार करना स्टार्ट किया उसको सुनहला फरमान बोलते हैं, ठीक है। वो 1632 ईस्वी में किया था, ठीक है। आगे 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। इस कोठी का नाम क्या पड़ा? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया, यानी समय के साथ जो है वो अंग्रेजी मुख्यालय बन गया, ठीक है। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया था। अच्छा, मद्रास जो है एक जिला का नाम था पहले। वो किसने लिया था? अंग्रेजों ने लिया था। कब? 1639 ईस्वी में लिया था। उस अंग्रेज का नाम क्या था जो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था? तो इसका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे से ये मत याद रख लेना कि फ्रांस का होगा, गलत। वहीं पे जब ये मद्रास को ले लिया था तो वहीं पे किलाबंदी किया और कोठी बना लिया, मतलब वो सामान उमान रखने के लिए। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट मतलब किला, सेंट जॉर्ज का किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ गया। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। समय बदला और जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो मद्रास में जितना भी काम होने लगा वो मद्रास में जो है वो अंग्रेजी अपना मुख्यालय बना लिया, ठीक है। आगे 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा तो कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। किसका? चार्ल्स द्वितीय और ब्रेगेंजा का चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। इस अवसर पर दहेज के रूप में जो है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था, ठीक है। तो कैथरीन और चार्ल्स सेकंड का शादी हुआ था कब? 1661 ईस्वी में। और बम्बई प्रदान किया था किसने? चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था, ठीक है। चलिए ठीक है। आगे है कर्नाटक युद्ध। कौन सा युद्ध? कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक, यानी 2 साल तक चला था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था और वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ था। बताता हूँ क्या है। 1748 ईस्वी में हुए एक्सला सापेल उसको बोलते हैं, एक्सला सापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और उसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया में ना उत्तराधिकार बनेगा तो एक राजा था जिसको फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, दूसरे को ब्रिटेन वाले सपोर्ट कर रहे थे। और उस सपोर्ट के चक्कर में ना वहाँ पे युद्ध स्टार्ट हो गया था फ्रांस और ब्रिटेन के समय में। और चूँकि फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है दोनों भारत में थे अवेलेबल, तो वो दोनों भी आपस में युद्ध लड़ने लगे। तो 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ था। 1748 में हुई एक्सला सापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 ईस्वी में 1754 ईस्वी तक हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। किसकी? डुप्ले की हार हुई थी। उसे वापस बुला लिया गया और उसी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर जो है वो क्या किया गया? तो गोडेहू जो है वो भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बन गया। देखो
दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक चला था। उस युद्ध में डुप्ले जो फ्रांसीसी की तरफ से लड़ रहा था वो हार गया, ठीक है। तो उसको क्या किया है ना, फ्रांस की सरकार ने उसको इंडिया से वापस बुला लिया अपने घर पे, और उसकी जगह गोडेहू को ना भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया, ठीक है। और पांडिचेरी का संधि हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध के समाप्त करने के कारण से। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुआ था और इसके तहत युद्ध विराम हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो किस संधि से समाप्त हुआ था, तो उसको बोलेंगे हम पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ था। कौन सी संधि से? पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है। आगे है कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक चला था। जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध जो है, सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। सप्तवर्षीय युद्ध क्या था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है ना 7 वर्षों तक चलने वाला, मतलब 56 से 63 ईस्वी तक ना, ब्रिटेन वाला और फ्रांस के बीच में चला था सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध चला तो यहाँ इंडिया में भी चलने लगा, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। तो 1756 से 63 ईस्वी तक कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था। जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इस संधि का जो अंत है, ये जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का तीसरा युद्ध, वह पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध विराम हो गया था, ठीक है। आगे 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया था। इसमें क्वेश्चन आते हैं 3। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आयरकुट जो कि अंग्रेज की तरफ से था, और फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था। अच्छा, अंग्रेजियों का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने किया था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। देखो, पांडिचेरी पर अभी तक फ्रांसीसियों का ही अधिकार रहा है, लेकिन उसको बीच बीच में ना अंग्रेज भी छीन लिया था। कब? 1761 ईस्वी में। तो पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से अंग्रेज ने कब छीन लिया था? 1761 ईस्वी में। आगे है 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ करके शेष अन्य प्रदेश जो है वो फ्रांसीसियों को लौटा दिए, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांस के कब्जे में रहे थे। कब तक? भारत की आज़ादी तक, ठीक है। चंद्रनगर को छोड़ दिया जाए, बाद में जितना भी क्षेत्र था वो सभी क्षेत्र को जो है ना अंग्रेजों ने क्या किया था? तो फ्रांसीसियों जो है उसको लौटा दिया था, ठीक है। कब? पेरिस की संधि के द्वारा 1763 ईस्वी में। आगे है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, कि बंगाल पर अंग्रेज जो है वो कब आधिपत्य किया था। तो इस चीज़ को जो है ना हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य के बारे में, ठीक। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।